घायल ममता बनर्जी ने रविवार को जबरदस्त दहाड़ मारी। चोटिल होने के बाद पहली रैली में ममता ने खुद को घायल शेरनी बताया। कोलकाता की सड़कों पर 1 घंटे के रोड शो में ममता बनर्जी ने फिर कहा, इस बार खेला तो होगा। कोलकाता में ममता बनर्जी को देखने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही नंदीग्राम दिवस के मौके पर टीएमसी की 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शामिल हुए। घायल होने के बाद ये उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। उन्होंने खास किस्म के जूते पहनकर दोपहर 1:45 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा से कोलकाता के हाजरा मोड़ तक की पदयात्रा में हिस्सा लिया। लगभग 5.5 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर चुके हैं और ममता बनर्जी गांधी मूर्ति मैदान इलाके से लेकर अब लगभग हाजरा मोड़ तक पहुंच गई है व्हील चेयर पर। और यहां से रोड शो के बाद ममता बनर्जी दुर्गापुर और उसके आगे पुरुलिया चली जाएंगी। करीब 5.5 किलोमीटर की रैली में ममता बनर्जी के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे ताकि नंदीग्राम जैसी घटना दोबारा न हो पाए। रैली में टीएमसी के तमाम नेता और कोलकाता के सभी उम्मीदवार भी शामिल हुए। ममता बनर्जी के साथ कई धार्मिक गुरु भी थे। हाजरा में जहां ममता बनर्जी की रैली खत्म हुई, वहां उनके लिए स्टेज पर खास व्यवस्था की गई थी ताकि व्हीलचेयर से वो आसानी से मंच तक पहुंच सकें। ममता बनर्जी ने मंच से अपना भाषण व्हीलचेयर पर ही दिया। নষ্ট হয়ে গেছে। ইলেকশনের সময় আপনারা জানেন এক একটা দিন, এক একটা ঘন্টা, এক একটা মিনিটের দাম কতখানি। আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে। আমাকে তো ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो बंगाल में किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगी। उन्होंने फिर कहा कि बंगाल में खेल होगा। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। 14 मार्च का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन 2007 में नंदीग्राम में 14 किसानों की मौत हुई थी। ममता बनर्जी ने इसी को मुद्दा बनाकर बंगाल के सीएम की कुर्सी तक पहला कदम बढ़ाया था। स्टेज पर जो पोस्टर लगा था उस पर भी लिखा था कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। नंदीग्राम दिवस, কৃষক দিবস 14 মার্চ। তাই কৃষক দিবসকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে কৃষক দিবস হচ্ছে তাদের আমি প্রণাম সালাম জানাই। ভাঙা পায়ে লড়াই হবে, ভাঙা পায়ে যুদ্ধ হবে, ভাঙা পায়ে জেতা হবে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैर में चोट लगने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बाहर आई हैं। मेरे साथ पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी हैं। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं टूटे पैरों से खेला होगा, तो टूटे पैरों से किस तरीके से खेला होगा? देख लीजिए आप, खेला तो बाकी है। पैर सीधा जब था तब भी खेला होता, अब टूटा तब भी खेला होगा। खेल कभी खत्म नहीं होगा। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर रैली कर आने वाले दिनों के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस के लिए उनकी इस रणनीति का काट ढूंढना आसान नहीं होगा। एक तरफ ममता पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी दमखम से प्रचार में जुटी हुई है। कल खड़गपुर में रोड शो के दौरान हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोलवाल ने बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह से बातचीत की। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री और लाखों की भीड़ उमड़ी है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? भरोसा है इस बार जी? देखिए, भीड़ बताती है कि बंगाल में परिवर्तन करने का बंगाल की जनता ने
एक निर्णय कर लिया है। सब लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब जाए और मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ममता बनर्जी कह रही है कि उनके पैर में चोट लग गई है, उसके बाद अब एडीएम एसपी को भी हटा दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव और ममता बनर्जी के इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और अगर लोकप्रियता है तो अफसरों से क्यों डरना चाहिए। हम तो नहीं डरते। एक जिले में हटाया है, बाकी सब जिलों में ममता जी ने रखे हुए हैं। हम नहीं डरते। अफसर अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी। जनता पर इस बार कितना भरोसा है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को? क्या जनता पर इस बार कितना भरोसा है? देखिए, हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जो बंगाल के हर क्षेत्र में विकास का कारण बनेगी, घुसपैठ रोकेगी, तुष्टीकरण रोकेगी और मोदी जी की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक नीचे पहुंचाएगी। एक और जहां जनता तक पहुंचने की कोशिश, तो वहीं जनता के बीच ये आवाज। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, खड़गपुर, एबीपी न्यूज। इन सब के बीच बंगाल के बेहाला सीट को लेकर विवाद हो गया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आई शोभिन चैटर्जी ने बेहाला ईस्ट से टिकट न मिलने पर इस्तीफा दे दिया है। बेहाला ईस्ट से बीजेपी ने एक्ट्रेस पायल सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पायल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने। चार अभिनेताओं को इस बार टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। इनमें से एक है पायल सरकार, जो कि जाने माने एक्ट्रेस है टॉलीवुड के। पायल, ये बताइए कि कितनी तैयार हैं आप इस लड़ाई के लिए, क्योंकि अलग है, आप जिस फील्ड से है ये कम्प्लीटली अलग है, तो कितनी तैयार है आप? जी, मैं अवेयर हूँ कि ये एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो इन प्लेस। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह से इसका एक प्रोसेस है, जैसे आपने बोला कि ये एक चुनाव है, उसका रिज़ल्ट है, बिफोर दैट उसका एक कैंपेन है या अपना स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए जिस पार्टी से मैं इस वक्त बिलोंग करती हूँ, दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट। ऑब्वियसली उनका पूरा सजेशंस, एडवाइस, गाइडलाइंस, स्ट्रैटेजी सब कुछ है। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि एक मेरा मानना है कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, बेहाला ईस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। और एक चीज़ है, लेकिन एक और ये भी एक बात है कि बेहाला के साथ मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बेहाला में रहते हैं, तो मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है। दुर्गा पूजा में मैं जाती हूँ वहाँ, और 1.5-2 साल तक मैं ऑलमोस्ट एवरी डे बेहाला क्रॉस करके जोका की तरफ जाती थी। सो बेहाला के रोड्स एंड एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल अननोन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा नहीं है। और मैं कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ। कोलकाता का जितने भी पार्ट है थोड़ा बहुत मतलब मैं जानती हूँ, तो बेहाला मेरे लिए कंप्लीट अननोन एक जगह नहीं है। मैं जानती हूँ, वहाँ के लोगों को जानती हूँ, वहाँ के प्रॉब्लम्स जानती हूँ। हाँ, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, जिसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ जो लोग रहते हैं उनके साथ मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूँ, उनसे पूछूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो चाहते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या करने से वहाँ एक लाइफ थोड़ा सा और बेटर हो उनके लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये जो पीपल्स कनेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर दैन सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ प्रचार करना, सिर्फ कैंपेन करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों से पर्सनली एक इक्वेशन बनाएं। विरोधी जो पार्टी है वो कह रही है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो कैसे, मतलब 20 दिन 25 दिन आसान नहीं होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक प्रचार करना? ऐसा विरोधी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? अच्छा, सो मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि विरोधी में भी ऐसे बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं जो लोग इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, तो उनका तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादातर मतलब अगर हम लोगों के काम का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का काम बहुत आसान है। फिल्मों में धूप में शूट हम लोग भी करते हैं, बारिश में हम लोग भी भीगते हैं, ठंड में हम लोग भी बाहर शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्टर हैं तो हर चीज़ कंफर्टेबल है हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। और मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है आगे। अगर मुझे ये करना है तो मैं कुछ सोच के ही ये पॉलिटिक्स में मैं आई हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ और चुनाव लड़ रही हूँ।
मुझे इसके आगे का स्ट्रगल बोलिए या फिर आगे का इसका जो प्रोसेस बोलिए वो मुझे पता है। तो और ये मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि जो है बहुत सारे लोग हैं इसमें जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे पहले से पॉलिटिक्स में हैं और बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं। शायद ये मेरा पहला है, मैं बहुत नई हूँ कंपैरेटिवली जो लोग ऑलरेडी है, लेकिन मेरा डेडिकेशन सिंसियरिटी किसी से कम नहीं है। तो मैं उसी के ऊपर बेस करके ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मोर देन दैट सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ कि आगे रिज़ल्ट जो भी हो चुनाव का, ये अगर मेरा मानना है कि मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूं, उनके सुविधा के लिए, उनके अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूं, तो ये मेरा आगे भी बना रहेगा। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा आज सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद रविवार को सचिन वाजे को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। वाजे की गिरफ्तारी का वाजे के वकील की ओर से विरोध किया गया। वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा, पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है, क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जिसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट को जांच से संबंधित कागजात और सीसीटीवी की जानकारी रखते हुए कहा कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। एनआईए ने कोर्ट में जिस सीसीटीवी का जिक्र किया वो एंटीलिया के बाहर खड़ी थी। इस फुटेज में विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो के पीछे से एक इनोवा कार निकलती दिख रही है। इसी कार के कारण सचिन वाजे फंसे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुष्टि की है कि इस इनोवा कार का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम किया करते थे। एनआईए ने इनोवा को पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग से बरामद किया है, जहां ये रिपेयरिंग के लिए आई थी। मामले में एनआईए ने सीआईयू के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी, एक और अधिकारी और 2 अन्य ड्राइवरों से भी पूछताछ की है। उधर एनआईए ने वाजे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। वाजे के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B, विस्फोटक केस में लापरवाही के लिए धारा 286, जालसाजी के लिए धारा 465, जाली सील के इस्तेमाल के लिए धारा 473 और धमकी देने के लिए धारा 506(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच के दायरे में शिवसेना के कई नेता और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सचिन वाजे अब एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वाजे के खिलाफ तमाम कड़ियों को जोड़कर वो उसका मोटिव साबित करें। बात सियासी कर लेते हैं। चुनाव को लेकर पूरे बंगाल में बवाल मचा हुआ है और इस चुनाव की धुरी है नंदीग्राम। हंगामे का आसार भी यहीं बना हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 2 प्रमुख चरित्र, हिंसा और हंगामा, रविवार को फिर एक बार उभर कर सामने आए। रविवार को हावड़ा में टीएमसी नेता को गोली मार दी गई। टीएमसी का आरोप है कि बदमाश की बाइक पर बीजेपी का झंडा लगा था। वहीं नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें नंदीग्राम के सोनाचूड़ इलाके की हैं, जहां रविवार को शहीदी दिवस के मौके पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले थे। शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा कर दिया। कभी ममता के सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल होकर ममता को नंदीग्राम से ही चुनौती दे रहे हैं। मामला शांत होने के बाद शुभेंदु भी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो ममता सरकार पर जमकर बरसे। सिलेबासे दिए नंदीग्राम के देयनी, যারা অরুণ গুপ্তা, তন্ময় রায়চৌধুরীদের প্রমোশন দিয়েছে গুলি করা লোকেদের, তাদের নন্দীগ্রামের শহীদ দিবস পালনের কোনো অধিকার নেই। नंदीग्राम में पहले चरण में 27 मार्च को वोटिंग होने वाली है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। चुनाव आयोग ने ममता की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। क्यों हुई है ये कार्रवाई और किन अधिकारियों पर हुई है, रिपोर्ट से जानिए। चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट मामले में चुनाव आयोग ने सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार्रवाई के तहत ममता बनर्जी के सिक्योरिटी के डायरेक्टर विवेक सहाय को पद से हटाया गया है। विवेक सहाय पर ममता की Z+ सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान चूक हुई। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को पद से हटाया। पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि डीएम विभू गोयल का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना पर दर्ज की गई एफआईआर की जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में मांगी है। कोलकाता में हुंकार भरने के बाद ममता बनर्जी आज पुरुलिया में रैली करेंगी। चोट लगने के बाद कोलकाता से बाहर ममता की ये पहली रैली है।
व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने इरादे साफ कर दिए। वो इसी हालत में बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए तैयार है। ममता कल शाम हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर पहुंची। यहाँ उनका कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हेलीपैड से होटल तक पहुंचने के रास्ते में सैकड़ों लोग उनकी झलक पाने के लिए खड़े थे। ममता बनर्जी की हालत को देखते हुए होटल प्रशासन ने भी उनके लिए खास इंतजाम कर रखे थे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत पेश न आए। आज ममता यहाँ से पुरुलिया जाएंगी। दोपहर 1:30 बजे ममता पुरुलिया के झालदा में एक रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में भी ममता रैली करेंगी। ममता बनर्जी के साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम भी है, जो अगले कुछ दिनों तक हर दौरे पर उनके साथ रहेगी। तो ममता बनर्जी को लगी चोट, उसी पर बीजेपी ने ममता बनर्जी की चोट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से मांग कर डाली है कि उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सारा बांग्ला घुरे बेड़ाबो और खेला होबे, भांगा पाए लड़ाई होबे, भांगा पाए जुद्ध होबे, भांगा पाए जेता होबे। बंगाल के सियासी दंगल में खेल तो शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता अपनी चोट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने ममता को लगी चोट और प्लास्टर पर शक जताया है। एक दिन में प्लास्टर, दूसरे दिन में प्लास्टर कट गया, दूसरे दिन में उनको घर भेज दिया गया, तीसरे दिन वो जुलूस निकाले। तो हमें शक है कि कहीं डॉक्टर को प्रभाव में डालकर ये काम तो नहीं किया गया। एक तरफ बीजेपी चोट को राजनीतिक मुद्दा बनाने पर टीएमसी का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी दावा कर रही है कि ममता को इस चोट से वोट नहीं मिलेगा। जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं। लेकिन इसके उलट भले ही टीएमसी खुलकर न कहे, लेकिन जिस तरह से व्हीलचेयर पर ममता निकली हैं, उम्मीद तो उन्हें भी है कि चोट वोट में तब्दील होगी। किसान आंदोलन से जुड़े नेता भले ही सियासत से दूर रहने का दावा लगातार करते रहे हों, लेकिन उनके बयान और तस्वीरें बार बार आंदोलन के सियासी होने की गवाही देते रहते हैं। देखिए ऐसी ही एक तस्वीर। ये तस्वीर 13 मार्च की है। जगह है कोलकाता एयरपोर्ट, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर टिकैत को रिसीव करने खुद टीएमसी सांसद डोला सेन पहुंची थी। इस वीडियो में डोला सेन को ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि टीएमसी किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देगी। बहुत आभारी है, आपको नंदीग्राम में पूरी जा रहा है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट कर टिकैत की पोल खुलने का दावा किया। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता और नंदीग्राम में महापंचायत कर किसानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। टीएमसी का समर्थन मिलना, फिर बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करना, इन बातों से किसान आंदोलन को सियासी मंच न बनने देने के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। बात बंगाल की हो रही है। बंगाल में बीजेपी दमखम से प्रचार में जुटी हुई है। कल खड़गपुर में रोड शो के दौरान हमारी संवाददाता मनोज्ञा ने बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री और लाखों की भीड़ उमड़ी है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? भरोसा है इस बार जी? देखिए, भीड़ बताती है कि बंगाल में परिवर्तन करने का बंगाल की जनता ने एक निर्णय कर लिया है। सब लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब जाए और मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। ममता बनर्जी कह रही है कि उनके पैर में चोट लग गई है, उसके बाद अब एडीएम एसपी को भी हटा दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव और ममता बनर्जी के इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और अगर लोकप्रियता है तो अफसरों से क्यों डरना चाहिए? हम तो नहीं डरते। एक जिले में हटाया है, बाकी सब जिलों में ममता जी ने रखे हुए हैं। हम नहीं डरते। अफसर अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी। जनता पर इस बार कितना भरोसा है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को? क्या जनता पर इस बार कितना भरोसा है? देखिए, हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जो बंगाल के हर क्षेत्र में विकास का कारण बनेगी, घुसपैठ रोकेगी, तुष्टीकरण रोकेगी
और मोदी जी की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक नीचे पहुंचाएगी। एक और जहां जनता तक पहुंचने की कोशिश, तो वहीं जनता के बीच ये आवाज। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, खड़गपुर, एबीपी न्यूज। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल और असम दौरे का आज है दूसरा दिन। आज भी वो दोनों राज्यों के चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रविवार को असम के तिनसुकिया में रैली और फिर बंगाल के खड़गपुर में रोड शो के जरिए विरोधी दलों पर हमला बोलने के बाद अमित शाह आज एक बार फिर टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह पहली जनसभा झारग्राम में करेंगे। दोपहर 1 बजे बंगाल के रानीबांध में रैली को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज असम में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी दंगल के बीच सीबीआई कोयला घोटाले में तफ्तीश का दायरा और बढ़ा रही है और अब जांच के घेरे में अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार आ रहे हैं। सारा बांग्ला घुरे बेड़ाबो और खेला होबे। बंगाल की राजनीति इन दोनों ममता बनर्जी की चोट और कोयला घोटाले के आसपास ही मंडरा रही है। रविवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ममता के मंच से विरोधियों के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीबीआई कोयला घोटाले में उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की तैयारी कर रही थी। सीबीआई ने आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर के पति और ससुर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन दोनों से इनकी विदेशी कंपनियों और विदेशी खातों में आए कथित फंड के बारे में पूछताछ की जाएगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले में अब तक की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि ईस्टर्न कोलफील्ड का एक महाप्रबंधक अपनी सरकारी तनख्वाह के अलावा घोटालेबाजों से 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज भी लेता था। सीबीआई इस मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड के कई अधिकारियों और सीआईएसएफ के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। मतलब साफ है कि बंगाल चुनाव तक लड़ाई भी और सफाई भी दोनों जोर शोर से चलेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, संसद में आज से बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आज संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से कार्यवाही चलेगी, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला हो सके। राज्यसभा में पिछला हफ्ता तेल की कीमतों और कृषि कानून के चलते हंगामे की भेंट चढ़ गया था। आज से शुरू हो रहे दूसरे हफ्ते के दौरान भी विपक्ष किसान और तेल की कीमतों को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रह सकता है। आज अगर राज्यसभा की कार्रवाई ढंग से चल पाई तो मुमकिन है कि पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो सकेगी। वहीं लोकसभा में आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की उम्मीद की जा रही है। बजट पास करवाने की प्रक्रिया के तहत आज पहले रेल मंत्रालय और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। दरअसल सरकार और विपक्ष जल्द से जल्द बजट पारित कर सत्र खत्म करना चाहते हैं, ताकि सभी नेता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाग ले सकें। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर संग्राम जारी है। शिवसेना ने सामना में एक तरफ वाजे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने वाजे की गिरफ्तारी को मुंबई पुलिस का अपमान बता डाला है। वहीं सरकार में सहयोगी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शाम 4 बजे एनसीपी कोटे की मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में वाजे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि वाजे पर अब तक पवार ने चुप्पी साधी हुई है। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में महाराष्ट्र में राजनीति अब भी हो रही है। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी ने शिवसेना पर हमला तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे। शिवसेना ने बीजेपी के हमले का जवाब अपने मुखपत्र सामना के जरिए दिया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने लिखा, इस पूरे मामले की जानकारी नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के पास सबसे पहले पहुंचना इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। दरअसल इस मामले में बीजेपी और शिवसेना के आमने सामने आने की वजह वाजे की शिवसेना से करीबी ही है। वाजे इससे पहले भी एक बार सस्पेंड हो चुका है, तब उसे हाईकोर्ट के आदेश पर सस्पेंड किया गया था। वो 16 साल तक सस्पेंड रहा। इस दौरान वो शिवसेना में भी रहा। वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया। जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर
इनको वापस लिया जाए, इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। अब बात एंटीलिया केस की कर लेते हैं, जहां रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे को कोर्ट ने 25 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया है। बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने शाम 4 बजे एनसीपी कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सचिन वाजे मामला भी उठ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है और एनसीपी नेता अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। सचिन वाजे पर अब तक शरद पवार ने चुप्पी साध रखी थी। हो सकता है आज होने वाली बैठक में इसमें कुछ तय हो जाए। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक के बाद माना जाए कि कहीं ना कहीं एनसीपी का स्टैंड क्लियर हो जाएगा सचिन वाजे पर? देखिए कुमकुम और प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है एक राजनीतिक रंग ले चुका है। हालांकि आज शाम की जो बैठक है वो एनसीपी की ओर से यही बताया जा रहा है कि जो हर महीने बैठक होती है जिसमें शरद पवार एनसीपी कोटे के मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो ये बैठक भी उसी लिए बुलाई गई है। कल ही शाम को शरद पवार बारामती से लौटे हैं और माना यह जा रहा है कि अब तक इस पूरे मामले में शरद पवार ने चुप्पी साध रखी थी, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा था। तो हो सकता है कि आज वो किसी तरह का बयान इस पूरे मामले में दे सकते हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि शरद पवार इस बात को लेकर बेहद खफा हैं जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया। क्योंकि इस मामले में सरकारी पक्ष, जो ठाकरे सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है, वो काफी डिफेंसिव नजर आई, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वैसा नहीं किया। ये मामला राजनीतिक रंग इसलिए ले चुका है क्योंकि सबसे पहले विधानसभा में जो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे शिवसेना के सदस्य रहे हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहे हैं और इसलिए उन पर हत्या का आरोप लगने के बावजूद सरकार उनको बचा रही है। तो यही वजह है कि आज जो मीटिंग होगी एनसीपी कोटे के मंत्रियों की, उसमें ये इश्यू उठाया जा सकता है और इस बारे में हो सकता है कि शरद पवार की तरफ से कोई बयान भी आए। बहुत शुक्रिया आपका जीतू। जो भी खबर होगी सबसे पहले आपके जरिए हम जानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में पावर सेंटर सियासत का, सरकार का अगर कोई है इस समय तो शरद पवार है। तो शरद पवार की तरफ से अगर कोई बयान भी शाम को आता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा आज सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ होना है, रिपोर्ट समझाएगी आपको। सचिन वाजे गिरफ्तार, 25 मार्च तक एनआईए रिमांड। क्या मनसूख के परिजनों के आरोपों ने कराया गिरफ्तार? 2 कार, क्या है गिरफ्तार वाजे का किरदार? मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार का मामला इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस अधिकारी पर जांच की जिम्मेदारी थी, वही अधिकारी जांच के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। एनआईए ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये है कि एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है। एनआईए कोर्ट में दिया सचिन वाजे का वर्जन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सबूत देख लीजिए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के पास है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली सीसीटीवी फुटेज 24 फरवरी की है, जब कार मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकल रही है, जबकि दूसरी फुटेज 13 मार्च की है, जब वही इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकल रही है। ये कार अब पुलिस के कब्जे में है। अब आपको समझाते हैं कि इस इनोवा कार का एंटीलिया केस से ताल्लुक क्या है। दरअसल एनआईए को शक है कि 24 फरवरी को इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद थाने गई थी, जहां उस कार की नंबर प्लेट बदली गई। थाने से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाका पार कर मुंबई आती है। इसके बाद इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचती है। फिर दोनों कार एक साथ मुकेश अंबानी के बंगले के पास पहुंचती है। विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार को वहीं छोड़ दिया जाता है और दोनों कार के ड्राइवर इनोवा में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद रात करीब 3 बजे इनोवा मुलुंड टोल नाका पार करती है। तब कार का नंबर MH04AN होता है।
इनोवा फिर से सुबह करीब 4 बजे मुलुंड टोल पार कर मुंबई वापस आती है। अब कार का नंबर MH10AZ हो जाता है। PPE किट पहना इनोवा कार का ड्राइवर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। स्कॉर्पियो की जांच के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कार मुलुंड टोल पार कर वापस थाने की तरफ चली जाती है। बार बार इनोवा कार की नंबर प्लेट बदली जा रही थी। ऐसे में सवाल कि इतने नंबर प्लेट बदलने के बावजूद इनोवा की पहचान कैसे हुई। कार जब मुंबई में पहली बार आई उस समय एक फुटेज में एजेंसियों को गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के नीचे एक प्लास्टिक स्टिकर नजर आया था। एजेंसियों को शक था कि डेंट मार्क छुपाने के लिए लगाया गया होगा। कार जब मुंबई के पास आई उस समय भी गाड़ी के पीछे एक प्लास्टिक का स्टिकर नजर आ रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी बरामद इनोवा कार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के होने की बात मानी है, जिसे वाजे और उसकी टीम इस्तेमाल करती थी। घटना के बाद उस इनोवा को पुलिस की ही मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग के लिए दिया गया था। NIA ने वाजे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें साजिश, धमकी जैसे आरोप है। वाजे के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B, विस्फोटक केस में लापरवाही के लिए धारा 286, जालसाजी के लिए धारा 465, जाली सील के इस्तेमाल के लिए धारा 473 और धमकी देने के लिए धारा 506(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब NIA के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सचिन वाजे से मास्टरमाइंड का नाम उगलवाना है। हालांकि आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील सनी पुनिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इससे पहले NIA कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जिसके जवाब में NIA ने कोर्ट में जांच से संबंधित कागजात और CCTV की जानकारी रखते हुए कहा कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। वाजे के वकील भले ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी कह रहे हों, लेकिन NIA के रडार में वाजे के फंसने की कई वजह है। दरअसल इस मामले में एक अहम शख्स मनसुख सामने आया था। शुरुआती जांच के दौरान स्कॉर्पियो कार मनसुख के होने की बात सामने आई थी। मुंबई में इस मामले की जांच अपराध शाखा में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को सौंप दी गई। सचिन वाजे ने मनसुख से पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद मनसुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मनसुख के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो कार सचिन और उनकी टीम के पास ही थी। अब NIA की जांच का दायरा 2 कारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। NIA जानना चाहती है कि सचिन वाजे को इस मामले की जांच रूटीन प्रक्रिया के तहत सौंपी गई थी या फिर किसी के इशारे पर उसे इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया था। NIA ये भी जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश का मकसद क्या था, क्योंकि सचिन वाजे ने अब तक जो भी बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस साजिश का पूरा मकसद सामने नहीं आ पाया है और NIA को लगता है कि सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या इसके पीछे नेताओं का भी हाथ है? क्या पूरे मामले में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है? नागपुर में लॉकडाउन लगने के बावजूद लोग इसका पालन करते हुए नहीं दिख रहे। आज से नागपुर में लॉकडाउन लगा है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ कई सारे दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, बाहर भीड़ लगाने पर पाबंदी है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और तस्वीरें खुद इसकी तस्दीक कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल गए हैं, जबकि यहाँ पर हालात बिगड़ते देख कोरोना की वजह से सभी निजी कंपनियों के दफ्तर बंद रखे गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है और आज से 7 दिन का ये लॉकडाउन है। लेकिन बावजूद इसके सुबह सुबह लोग सैर सपाटे के लिए निकले हैं। तो देश में कोरोना के तादाद एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और इस बीच नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं और इस बीच लोग आपको वॉक करते हुए दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कतई पालन यहां होता हुआ नहीं दिख रहा। ये मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़ की भी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि हालात कुछ इस तरीके के, महाराष्ट्र में हर रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वहां हालात ये है कि बाजारों में जमकर भीड़ जुट रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागपुर में लॉकडाउन लगा है, मॉर्निंग वॉक चल रही है। हर 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मुंबई के दादर में भारी भीड़ उमड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि खतरा बढ़ने के बावजूद ज्यादातर लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो हालात हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेकाबू हो चुके हैं महाराष्ट्र में, कि नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कई सारी निजी कंपनियों को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए लोग निकल गए। दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाजारों में किस कदर भारी भीड़ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किया जा रहा।
तो महाराष्ट्र की बात हम इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से और बार बार जोर देकर कर रहे हैं प्रतिमा, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो सर्ज देखा है वो अब तक वहां से उबर नहीं पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है कहानी केवल महाराष्ट्र की है? कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में ही बुरा हाल है। एमपी सरकार ने नई गाइडलाइंस को लेकर जारी की है। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में और सख्ती होने वाली है महाराष्ट्र के बाद एमपी में भी। ये दो तस्वीरें कोरोना को लेकर तेजी से बदल रहे हालात को बयां कर रही हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले के दौरान भारी भीड़ जुट रही है। यहाँ न तो कोई मास्क पहन रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। नतीजा है कि एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 177 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 2 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन शिवराज सरकार को चिंता महाराष्ट्र के बढ़ते मरीजों को लेकर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन बना दी गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। दुकानों के बाहर रस्सी और गोले लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। हर जिले में आपदा प्रबंधन टीम हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला लेगी। इन नियमों के लागू होने का मतलब है कि खतरा एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां लोगों की आवाजाही आपके शहर, आपकी गली तक हो रही है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा पंजाब में लगातार सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 25,320 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 16,637 लोग ठीक हुए। ये आंकड़े बता रहे हैं देश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक देनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, एमपी, हरियाणा और गुजरात में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही लगातार चौथे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 407 नए मामले आने के बाद दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,334 हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 6,43,696 हो गए हैं। बढ़ते आंकड़ों की वजह से साफ है कि लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। पंजाब में भी हर रोज 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 464 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 22 लोगों की मौत हुई है। यहाँ भी मोहाली और पटियाला समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। करीब 2 महीने पहले कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए अब आम लोगों तक भी वैक्सीन पहुंच रही है। हालांकि अब भी बुजुर्ग और बीमार लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। अब टीकाकरण की इस रफ्तार पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। अगर 100% हमारे देश में वैक्सीनेशन करना है और सरकार जिस गति से चल रही है, हमारे देश को 100% वैक्सीनेशन करने में 18 साल लगेंगे, 18 इयर्स, अगर यही रफ्तार रही तो। देश में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन देने की शुरुआत हुई, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकरण में 2 फरवरी से शामिल किया गया। 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 1 मार्च से ही उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। जाहिर है हर किसी के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि भारत जैसे बड़े देश में और अलग अलग तरह के हालात में वैक्सीनेशन को जल्दी पूरा कर पाना मुमकिन नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का मुद्दा उठाया है। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने रांची दौरे पर कहा कि भारत की बढ़ती आबादी एक चुनौती है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए 2 बच्चों वाला कानून बेहद जरूरी है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई में भर्ती करने का पर्दाफाश हुआ है। युवाओं को पाकिस्तान से ऑनलाइन ट्रेनिंग और फिर स्थानीय स्तर पर अलग अलग अटैक करने का जिम्मा सौंपा गया था।
दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए ने इस बाबत छापे मारे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। शाम तक कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एनआईए के छापे हुए हैं और इस पूरे मामले में आईएसआईएस के संलिप्त होने की संभावना है। इस खबर पर आगे भी अपडेट देंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।